स्वागत है। आज हमारे पास जस्टिस ओ मैल्कम की किताब डिजाइन द फ्यूचर से जुड़े कुछ काफी दिलचस्प नोट्स हैं। ये किताब उस आम एहसास पर चोट करती है कि जिंदगी बस हमारे साथ हो रही है, जैसे हम कोई स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे इस डिफॉल्ट मोड से निकलकर एक सोचा समझा अपनी मर्जी का जीवन जिया जा सकता है, जिसे किताब डिजाइन्ड लाइफ कहती है। सवाल यह है कि क्या वाकई हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं? हाँ, ये किताब इसी धारणा को चैलेंज करती है कि जीवन बस होता जाता है। ये तर्क देती है कि हम ना सिर्फ अपने उद्देश्य बल्कि अपनी समृद्धि को भी सचेत रूप से डिजाइन कर सकते हैं, और वो भी सार्थक तरीके से। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं इस विचार से कि हमारी जिंदगी जैसे पहले से तय है। किताब इसे अपरिहार्य जीवन का मिथक कहती है। ऐसा क्यों लगता है कि हम एक बनी बनाई पटरी पर चल रहे हैं? देखिए, ये बहुत आम सोच है, क्योंकि समाज हमें कुछ रास्ते सुझाता है, खास तरह की पढ़ाई, फिर नौकरी, जीवन शैली। किताब कहती है ये मिथक इसलिए है क्योंकि ये रास्ते चुने जा सकते हैं। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये महज एक डिफॉल्ट सेटिंग है जिसे बदला जा सकता है, और इसको पहचानना, इस पर सवाल उठाना ही पहला कदम है। एक तरह से अपनी जिंदगी की बागडोर वापस लेना। ठीक है, तो अगर रास्ता तय नहीं है तो फिर दिशा कैसे तय करें? किताब इरादे के साथ दृष्टि यानी इंटेंशनल विजन की बात करती है। क्या ये सिर्फ सपने देखने जैसा है या कुछ और? नहीं, ये सपनों से कहीं ज्यादा ठोस है। ये एक स्पष्ट तस्वीर बनाने जैसा है। हम असल में कैसा जीवन चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या योगदान देना चाहते हैं। अच्छा, तो ये विजन एक गाइड की तरह, एक कंपास की तरह काम करता है, खासकर जब फैसले मुश्किल हों। इससे आप सीखते हैं कि किन मौकों को हाँ कहना है और किन को ना, क्योंकि वो आपकी बड़ी तस्वीर में फिट नहीं होते। सही, सिर्फ व्यस्त रहने के बजाय प्रभावी होना। बिल्कुल, इफेक्टिव होना। अच्छा, फिर ये भविष्य के स्व यानी फ्यूचर सेल्फ थिंकिंग के नजरिए से सोचने की बात आई। ये सुनने में थोड़ा हटके लगता है। हम तो आज में जी रहे हैं, ये असल में कैसे काम करता है? हाँ, ये कॉन्सेप्ट वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब है आज के फैसलों को उस कसौटी पर परखना कि क्या ये फैसला मुझे उस इंसान के करीब ले जाएगा जो मैं भविष्य में बनना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए, अगर भविष्य का स्व आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, तो क्या आज का खर्च उसे सपोर्ट करता है या उसके खिलाफ जाता है? अच्छा, इससे रोज के छोटे छोटे चुनाव भी मायने रखने लगते हैं, और अगर कभी चूक गए तो वो गलती नहीं बल्कि सीखने का एक डेटा पॉइंट बन जाता है। फेलियर पर्सनल नहीं लगता। हाँ। दिलचस्प। लेकिन अक्सर दुनिया बाहरी चमक दमक यानी दिखावे पर ज्यादा ध्यान देती है। किताब कहती है कि असली संतुष्टि मूल्यों यानी वैल्यूज पर टिके रहने से मिलती है। ये संतुलन कैसे बनता है, वैल्यूज और वैनिटी में? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, मूल्य हमारे अंदरूनी दिशा सूचक यंत्र की तरह है, इनर कंपास। जब बाहर से दबाव हो या कोई देख भी ना रहा हो, तब भी हमें सही रास्ते पर रखते हैं। सही बात है। जबकि दिखावा वो हमेशा और की मांग करता है, उससे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। मूल्य हमें चरित्र और ईमानदारी की ओर ले जाते हैं, और मूल्यों पर बनी सफलता ज्यादा टिकाऊ और सच्ची होती है, वो खोखली नहीं लगती। और इसी से जुड़ा है प्रचुरता यानी अबंडेंस का विचार। ज्यादातर लोग तो कमी यानी स्कार्सिटी की सोच में जीते हैं कि सब कुछ लिमिटेड है, छीनना पड़ेगा। ये प्रचुरता वाली सोच कैसे अलग है? प्रचुरता की सोच वो बिल्कुल उल्टी है। ये कहती है कि दुनिया में अवसर, संसाधन, आइडियाज, इन सब की कमी नहीं है। ये बनाने, योगदान देने और सहयोग करने पर जोर देती है। अच्छा, जहां कमी की सोच वो कंपटीशन और डर पैदा करती है, वहीं प्रचुरता की सोच संभावना और मिलकर काम करने को बढ़ावा देती है। ये जोखिम लेने का नजरिया ही बदल देती है। सही है। आगे बढ़ने के लिए अक्सर हम सोचते हैं कि और क्या क्या जोड़ा जाए, पर किताब कहती है ऊपर उठने के लिए हटाना यानी इलिमिनेट टू एलिवेट जरूरी है। इसका क्या मतलब हुआ, हटाना? हाँ, इसका मतलब है उन चीजों को पहचानना और हटाना जो अब हमारे विजन या अगले स्तर के लिए काम की नहीं रही हैं। ये पुरानी आदतें हो सकती हैं, गैर जरूरी जिम्मेदारियां, या ऐसी सोच भी जो हमें पीछे खींच रही हो। जैसे बगीचे में अच्छी फसल के लिए खैरपतवार हटानी पड़ती है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए गैर जरूरी चीजों को हटाना फोकस और ऊर्जा देता है, और इसके लिए ना कहना सीखना पड़ता है, जो आसान नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, ये सारे सिद्धांत विजन, वैल्यूज,
भविष्य की सोच सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रोज की भागदौड़ में सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे इन्हें बनाए रखना तो मुश्किल लगता है। क्या किताब इसका कोई हल बताती है? बिल्कुल। यहीं पर जीवन प्रणालियों यानी लाइफ सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट आता है। बात सिर्फ इच्छा शक्ति की नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम या रूटीन बनाने की है जो सही कामों को आसान बना दे, ऑटोमेटिक कर दे। जैसे सेहत के लिए रोज सुबह टहलने का नियम बना लेना या आर्थिक लक्ष्यों के लिए ऑटोमेटिक सेविंग सेट कर देना। ये सिस्टम हमारी इच्छा शक्ति पर बोझ कम करते हैं और धीरे धीरे अच्छे नतीजों को लगभग तय सा कर देते हैं, कंसिस्टेंसी लाते हैं। तो कुल मिलाकर ये चर्चा हमें याद दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन सकते हैं। सिर्फ परिस्थितियों के हिसाब से बहते जाने के बजाय हम एक स्पष्ट विजन, अपने मूल्यों, भविष्य की सोच और सही सिस्टम के साथ इसे सक्रिय रूप से डिजाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आज आप अपने भविष्य के स्व के नजरिए से सिर्फ एक छोटा सा फैसला लें तो वो क्या होगा, और सोचिए कि वो एक फैसला आपके आने वाले कल को कैसे बदल सकता है। बस एक फैसला। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि कामयाब लोगों और सिर्फ सपने देखने वालों में फर्क अक्सर काबिलियत का नहीं होता। हाँ, काबिलियत या किस्मत का उतना नहीं जितना उनके सिस्टम का होता है। अच्छा, एक सूत्र भी है इसमें, परिणामों के सपने देखो, प्रक्रियाओं में सोचो। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले यही मुश्किल आती है ना, सपने देखना बनाम असल में कुछ करना। हाँ, ये तनाव तो रहता ही है। और स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि सपनों को हकीकत बनाने के लिए ये प्रक्रियाएं, ये सिस्टम्स कितने जरूरी हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है लोग या तो बस प्लान बनाते रह जाते हैं, कभी शुरू ही नहीं कर पाते। हाँ, या फिर बस कुछ ना कुछ करते रहते हैं बिना किसी दिशा के। सही कहा, वो दोनों ही एक तरह के जाल हैं। तो ये जो सूत्र आपने बताया, परिणामों में सपने देखो, प्रक्रियाओं में सोचो, इसका असल मतलब क्या है? थोड़ा और खोलेंगे इसे? हाँ, देखिए, जब हम सिर्फ नतीजे पर मतलब एंड रिजल्ट पर ध्यान देते हैं तो लक्ष्य बहुत बड़ा, कभी कभी डरावना लग सकता है। हाँ। लेकिन जब हम प्रक्रिया पर फोकस करते हैं कि भाई आज क्या करना है, इस हफ्ते क्या कदम उठाने हैं, तो हम ज्यादा लचीले बनते हैं। अच्छा। हार का डर भी कम होता है, क्योंकि हर कदम चाहे छोटा हो वो एक सीख बन जाता है। ये बात तो है। और इससे ना हमारी पहचान भी बदलती है। हम वो बन जाते हैं जो लगातार काम करते हैं, ना कि वो जो सिर्फ रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। स्रोत ये भी कहते हैं कि लक्ष्यों को अपनी पहचान से, अपने रोज के व्यवहार से, अपनी लय से जोड़ना चाहिए। ये सुन के मुझे विरासत वाली बात याद आ रही है। स्रोत कहते हैं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जो हम जिंदगी के आखिर में बनाते हैं। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। मतलब विरासत रोज बन रही है, हमारे छोटे छोटे फैसलों से, जो हमारे मूल्यों के हिसाब से होते हैं। हाँ बिल्कुल, यही इसकी सबसे शक्तिशाली बात है। विरासत कोई आखिरी पत्थर नहीं है, बल्कि हमारे रोज के कामों और चुनावों का जमा हुआ असर है। अच्छा। ये इस बारे में है कि क्या हमने अपने मूल्यों के हिसाब से जिया, क्या हमने बड़े लक्ष्य के लिए वो फैसले लिए जो शायद उस वक्त आसान ना हो पर सही थे। इसमें सिर्फ हमारी उपलब्धियां नहीं आती, हाँ, बल्कि ये भी आता है कि हमने वो कैसे हासिल की और इस सफर में लोगों के साथ हमारा बर्ताव कैसा रहा। मतलब ईमानदारी और प्रभाव ज्यादा जरूरी है तालियों से भी ज्यादा। हाँ बिल्कुल, असल में वही मायने रखता है। स्रोतों में एक और दिलचस्प फर्क बताया गया है, विजन बोर्ड और स्ट्रैटेजी मैप। विजन बोर्ड तो ठीक है, शायद प्रेरणा देता है। हाँ, वो तस्वीर दिखाता है। लेकिन असल काम तो स्ट्रैटेजी मैप से होता है, ऐसा कहा गया है। पर ये है क्या असल में, कैसे अलग है ये? अच्छा सवाल है। देखिए, जहां विजन बोर्ड दिखाता है कि क्या हासिल करना है, एक मंजिल, वहीं स्ट्रैटेजी मैप, जैसे स्रोत बताते हैं, वो कैसे पर फोकस करता है। ओके। ये आपके बड़े विजन को छोटे, बिल्कुल ठोस लक्ष्यों, जरूरी कामों और जो भी संसाधन चाहिए उनसे जोड़ता है। यानी एक तरह का एक्शन प्लान। हाँ, एक्शन प्लान कह सकते हैं, या एक नक्शा। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली तस्वीर नहीं, बल्कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। और यहीं पर साहस, मतलब बोल्डनेस की बात आती है। बिल्कुल, और ये साहस कोई दिखावटी हिम्मत नहीं है। अच्छा। ये अंदर का वो शांत विश्वास है कि डर तो लगेगा पर फिर भी कदम उठाना है। स्रोत ये भी कहते हैं कि स्पष्टता यानी क्लैरिटी अक्सर काम शुरू करने के बाद आती है, पहले नहीं। अरे, ये तो बड़ी अजीब बात है। हम तो सोचते हैं पहले सब साफ हो जाए फिर करेंगे। हाँ, पर होता अक्सर उल्टा है। और किस्मत भी, चाहे वो संतुष्टि हो, आजादी हो या मौके हो, वो अक्सर उन्हीं का साथ देती है जो थोड़ा जोखिम उठाने का साहस करते हैं। ये साहस वाली बात उस विचार से जुड़ती है जिसे स्रोत कहते हैं, बनते हुए निर्माण करो, बिल्ड व्हाइल यू बिकम। हाँ, इसका मतलब है कि पूरी तरह तैयार महसूस करने का इंतजार करना एक धोखा है,
क्योंकि हम अक्सर यही सोचते हैं। बिल्कुल धोखा है। देखिए, विकास या सीखना अलग थलग बैठकर सिर्फ सोचते रहने से नहीं होता। वो मैदान में उतरकर काम करते हुए होता है। गलतियां भी होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन वही तो सबसे बड़ी टीचर होती हैं। सही बात है। और यही सोच पैसे कमाने और धन बनाने पर भी लागू होती है। स्रोत धन को सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं मानते। तो फिर क्या मानते हैं? इसे एक हुनर मानते हैं, एक स्किल सेट जिसमें सही मानसिकता, अनुशासन और अच्छे फैसले लेना शामिल है। अच्छा, ये सिर्फ नौकरी करके तनख्वाह कमाने वाली सोच से आगे बढ़कर एक संपत्ति बनाने वाले, सिस्टम बनाने वाले निवेशक या निर्माता की तरह सोचना। हाँ, बिल्कुल वही। इसमें भावनात्मक धन भी शामिल है, मतलब पैसे को लेकर एक शांति महसूस करना, न कि डर या तनाव। तो ये जो धन बनाने का हुनर है, ये असल में मूल्य बनाने, वैल्यू क्रिएशन से जुड़ा है। एकदम सही। मतलब हमारी कमाई सिर्फ हमारी मेहनत या कितने घंटे काम किया इस पर निर्भर नहीं करती। नहीं, उससे कहीं ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि हम दूसरों के लिए कितना सार्थक मूल्य, कितनी मीनिंगफुल वैल्यू पैदा कर रहे हैं। असली खेल यही है, दूसरों की जरूरतें समझना और उन्हें पूरा करने के लिए अपने अनोखे नजरिए और हुनर का इस्तेमाल करना। क्या करते हैं? ज्यादा घंटे काम करते हैं या ज्यादा ग्राहक जोड़ने की कोशिश करते हैं? हाँ, यही तो होता है। ये है जोड़ना, यानी एडिशन। लेकिन असली बढ़त तब मिलती है जब हम गुणा करना, मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। मल्टीप्लाई करना कैसे? यानी ऐसा कुछ बनाना जो हमारे बिना भी मूल्य पैदा करता रहे। जैसे कोई सिस्टम बनाना, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तैयार करना या अपनी टीम को काम सौंपना, डेलीगेशन। अच्छा, ताकि हमारा समय और ऊर्जा बंद ना जाए। बिल्कुल। हमें पहचानना होगा कि कौन से काम सबसे ज्यादा मूल्य पैदा करते हैं और फिर उन्हें कई गुना बढ़ाने के तरीके खोजने होंगे। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें एक बहुत साफ तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, सफलता हो, विरासत हो या सच्चा धन हो, ये सब किस्मत की बात नहीं है। इन्हें सोच समझकर डिजाइन किया जाता है, सही सिस्टम बनाकर, प्रक्रिया पर ध्यान देकर, हिम्मत से कदम उठाकर, लगातार मूल्य बनाकर और फिर उसे समझदारी से गुणा करके। बिल्कुल। स्रोत बनते हुए निर्माण करने पर जोर देते हैं। हाँ। तो आज इसी पल, भले ही आप पूरी तरह तैयार महसूस ना भी कर रहे हो, वो कौन सा एक छोटा सा पर साहसिक कदम हो सकता है जो आप अपने भविष्य या अपनी विरासत की ओर उठा सकते हैं। एक ऐसा कदम। हाँ, एक ऐसा कदम जो आपके ध्यान को सिर्फ जोड़ने से हटाकर गुणा करने की संभावना की ओर ले जाए। मतलब ये जोड़ने से कैसे अलग है? क्या मतलब है इसका? देखिए, जोड़ना हुआ एक एक करके काम बढ़ाना। हाँ। है ना? लेकिन गुणा करना मतलब आप सिस्टम्स बनाते हैं। सिस्टम्स? हाँ, अपनी बात एकदम साफ रखते हैं, क्लैरिटी लाते हैं, जो काम बार बार होते हैं उन्हें ऑटोमेट करते हैं, मतलब तकनीक की मदद से, और सही लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है, ताकि आपके छोटे से एफर्ट का भी ना बड़ा असर हो। हाँ, ये बात तो है। शुरुआत शायद थोड़ी धीमी लगे। हाँ, लग सकती है, पर लंबे समय में सोचें तो तनाव कम होता है, आपको आज़ादी मिलती है और ग्रोथ भी टिकाऊ होती है। पर इसमें ना स्पष्टता बहुत जरूरी है। स्पष्टता क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन से चीजें गुणा नहीं होती, सटीकता से होती हैं। मतलब क्या करना है, कैसे करना है, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। समझ गया। तो एक बार सिस्टम बन गया तो वो आपके लिए काम करता रहेगा। और इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है पर्सनल ब्रांडिंग का। किताब में इसे ब्रांड न्यू इंक कहा है। आजकल ये इतना जरूरी क्यों है? अरे बिल्कुल जरूरी है। देखिए, पर्सनल ब्रांड कोई दिखावा नहीं है, या आप जानबूझकर दुनिया को बता रहे हैं कि आप कौन हैं, आपके उसूल क्या हैं, आपकी ताकत क्या है। अच्छा। इससे होता यह है कि लोग आपको जानने लगते हैं, आप पर भरोसा करते हैं और आपके काम के पीछे जो आप हैं उससे जुड़ते हैं। तो इसमें सच्चाई कितनी जरूरी है? ऑथेंटिसिटी सबसे जरूरी। सच्चाई और लगातार एक जैसा रवैया रखना, मतलब कंसिस्टेंसी। आपकी इज्जत ही सच पूछे तो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। सही कहा। तो साफ साफ बताइए कि आप करते क्या हैं, किन लोगों की मदद करते हैं और ये क्यों मायने रखता है। बिल्कुल। और जब आपका ब्रांड बन जाता है तो उसे सही लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी होगा। यहीं पर नेटवर्किंग की बात आती है, जो सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब कहती है ये ग्रोथ का इंजन है। असली नेटवर्क जो होता है ना, वो भरोसे पर, एक दूसरे की इज्जत पर और साथ मिलकर आगे बढ़ने पर बनता है। सिर्फ जान पहचान बढ़ाने से ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। एक अच्छा नेटवर्क आपका टाइम बचाता है, नए मौके खोलता है और हाँ, मुश्किल वक्त में सहारा भी बनता है। लेकिन नेटवर्क बनाए कैसे? देखिए, नेटवर्क बनाने के लिए ना पहले खुद कुछ देने लायक बनना पड़ता है।
उदार बनिए, भरोसेमंद रहिए और दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लीजिए। मतलब सिर्फ लेने के लिए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देने के लिए नेटवर्क बनाइए। ये एक तरह का लेन देन है, लेकिन अच्छे मायनों में। और ये रिश्ते शायद मुश्किल वक्त में बहुत काम आते होंगे। किताब में लचीलेपन यानी रेजिलियंस पर भी जोर है। टैलेंट से ज्यादा टिके रहना जरूरी है। बिल्कुल सही। लचीलापन मतलब ये नहीं कि मुश्किल है ही नहीं, इसका मतलब है कि परेशानी के बावजूद आप अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम फेलियर या चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। तो इसे कैसे बनाते हैं? अपनी सोच को बदलना, मतलब बदलाव को अपनाना, अपनी एनर्जी को मैनेज करना, यहाँ तक कि आराम को भी एक स्ट्रैटेजी की तरह देखना। आराम एक स्ट्रैटेजी, ये दिलचस्प है। हाँ, और एक और बात, अपनी कीमत को सिर्फ नतीजों से मत जोड़िए। आप नतीजों से बढ़कर है। ये गहरी बात है। अच्छा, एक और बड़ा सवाल उठाया गया है किताब में कि जो पैसा हम कमा रहे हैं, क्या वो किसी गहरे मतलब से जुड़ा है और क्या वो हमें वो जिंदगी जीने दे रहा है जो हम चाहते हैं? हाँ, ये बैलेंस, ये संतुलन बहुत जरूरी है। सोचिए, बिना मकसद के पैसा हो तो अंदर से खालीपन लगता है। सही। और अगर मकसद हो पर पैसा ना हो तो उसे पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो करें क्या? लक्ष्य ये है कि पैसा, मकसद और आजादी, इन तीनों को पहले अपने लिए डिफाइन करें। समझें कि आपके लिए इनका क्या मतलब है और फिर इन्हें अपनी जिंदगी के सिस्टम में, अपने काम करने के तरीके में फिट करें। और आजादी का मतलब सिर्फ खाली वक्त नहीं है। नहीं, आजादी मतलब ऑटोनॉमी, मतलब अपनी शर्तों पर, अपने इरादे से अपनी जिंदगी को डिजाइन करने की छूट। समझ गया। तो फिर ये जो स्केलिंग या विस्तार की बात होती है बिजनेस में कि हमेशा बड़ा करना अच्छा है, इस पर किताब सवाल उठाती है। हाँ, बिल्कुल उठाती है। सवाल ये नहीं है कि क्या आप स्केल कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या आपको करना चाहिए। क्यों? स्केल करना तो अच्छा ही होता है ना। जरूरी नहीं। सोचिए, अगर आप गलत चीज को स्केल कर दें तो वो बहुत महंगा पड़ सकता है। हाँ, हमें ध्यान इस पर देना चाहिए कि हम सही चीजों को स्केल करें, जैसे अपनी क्लैरिटी, अपने सिस्टम, अपनी एनर्जी, लोगों का भरोसा, अपना असर और अपनी आजादी। मतलब सिर्फ आकार बढ़ाना जरूरी नहीं। बिल्कुल। विस्तार ऐसा हो जो आपके मूल्यों और आपके विजन से मेल खाता हो। और फिर आता है वो आखिरी बड़ा दमदार आइडिया, भरपूर जियो, खाली मरो, लिव रिच, डाई एम्प्टी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहता है कि अपनी पूरी काबिलियत, अपने सारे आइडियाज, अपना सारा टैलेंट, उसका इस्तेमाल करो। उसे दुनिया के साथ बांटो, बिना किसी झिझक के, बिना देर किए। अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। नहीं, आपके विचार, आपकी एनर्जी, आपके रिश्ते, आपकी समझ, ये सब आपकी दौलत है। ये असली अमीरी है। तो अपनी काबिलियत को दबा कर ना रखें। बिल्कुल नहीं, उसे बाहर निकालिए, चाहे किताब लिखकर, कोई बिजनेस शुरू करके या किसी भी और तरीके से। यही तो असली विरासत छोड़ना है। ये चीजें जमा करने की बजाय कुछ नया बनाने, कुछ रचने का बुलावा है। वाह! तो कुल मिलाकर इन सभी विचारों से ये साफ है कि एक सोचा समझा जीवन, काम में या निजी तौर पर, वो गुणा करने वाली सोच पर, एक साफ पहचान पर, गहरे रिश्तों पर, अटूट हौसले पर, पैसा, मकसद, आजादी के संतुलन पर, समझदारी से विस्तार करने पर और अपनी पूरी क्षमता को खुलकर जीने पर टिका है। हाँ, बिल्कुल। और शायद सोचने के लिए एक आखिरी बात ये रह जाती है कि एक भरपूर जीवन का असली पैमाना शायद इस बात में नहीं है कि हमने कितना जमा किया, तो किसमें है? बल्कि इस बात में है कि हमने दूसरों पर क्या असर छोड़ा और अपनी कितनी काबिलियत दुनिया को दी, इससे पहले कि हमारा वक्त पूरा हो जाए। तो शायद खुद से पूछें, आज ऐसा कौन से एक छोटा कदम उठाया जा सकता है, शायद कुछ शेयर करना, कुछ बनाना, जो हमें उस खाली मरने की दिशा में एक कदम आगे ले जाए।